हाय, क्वेश्चन नंबर 17 है जेई मेन 2025 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम में जो आप पढ़े होंगे रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बाइनोमियल के द्वारा सोल्व ना करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें कुछ ट्रिक यूज करूँगा और किस तरह के ट्रिक यूज करूँगा वो पहले बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो बेसिक्स क्या है रिमाइंडर्स के लिए, किसी भी नंबर्स को रिमाइंडर्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स को ए बाई बी है, अगर बी को बी से ए को डिवाइड करते हैं तो समथिंग रिमाइंडर्स बनता है ना, समथिंग रिमाइंडर बनता है। जैसे रिमाइंडर होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अपने कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 आ जाएगा रिमाइंडर। सिमिलरली यहाँ पर क्यों क्यों बोल रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है, 2 रिमाइंडर बचता है। इसको कुछ और तरीका सीखते हैं। देखिए 12 है और 5 है तो इसको 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 5 2 इंटू 5 तो 12/5 को 12/5 है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन इसको और भी तरीका 2 इंटू 6 लिखे बाई 5 लिखे। तो हमें क्या करना है, सेपरेटली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। अब 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर आएगा, 1। जैसे 5 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने रिमाइंडर आएगा, 5 से 6 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 1 तो 1 रिमाइंडर आएगा। जैसे लिखते हैं 2 इंटू 1/5 तो 2/5, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ या नहीं, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। 144/17 देखते हैं, 17 देखते हैं कितना आएगा। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। 144 के होता है ना, 12 इंटू 12, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 6/17, इसको कितना आ जाएगा 24/6/17, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कीजिए और 42/17 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर। इसको भी देखिए 17 को 144 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 17 8 136, ऐसे भी देखिए 8 आ रहा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी नंबर है, किसी को डिवीजन करना रहे किसी नंबर से, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट में रहे, कोई नंबर प्रोडक्ट में रहे तो सेपरेटली भी डिवाइड कर देते हैं और उसका जो रिमाइंडर आता है उसको प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं, तो आंसर सेम ही आता है। देखिए ना 144/17 था, इसको 17 से 144 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसको 12 इंटू 12 यूज किए, इसको जब 12 इंटू 12 यूज किए और इसमें से रिमाइंडर निकाले, इसको फिर 12 को क्या लिखे, 12 को 2 इंटू 6 लिखे और यहाँ पर क्या 2 इंटू 6 जैसे ही किए तो 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 और 24 इंटू 6 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। इसका रिमाइंडर 6 का 6 रहेगा, 42/17, इसका कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट मेरे ए गुने बी इंटू सी इंटू दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई समथिंग कोई एफ रहे, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको भी प्रोडक्ट में लिखेंगे। मान लेते हैं सपोज A1 आ गया, फिर एफ से बी को डिवाइड किया, जिसका रिमाइंडर B1 आ गया तो भी ऐसे यूज करेंगे। फिर C आ गया तो C1 यूज करेंगे। C को डिवाइड किया F से, C1 आ गया। D को डिवाइड किया F से तो F1 आ गया, सॉरी D1 आ गया। फिर आ गया रिमाइंडर। फिर इस तरह से यूज करते जाएंगे और जहाँ देखेंगे मिनिमम आ रहा है तो वो अपने यूज कर लेंगे, वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे इसमें यूज किए थे। इस तरह से इसको क्वेश्चन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द रिमाइंडर व्हेन 7⁻103 इज डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पर क्या बोले थे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं करने वाले, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ये बेसिक्स कंसेप्ट है ए रिमाइंडर का, उसी का यूज करेंगे। तो यूज करते हैं, देखते क्या आता है। 7⁻103/23 इसका यूज है, ठीक है ना। तो अपने को क्या चाहिए, कहिए सर इसमें तो सिंपल था, 144 था, 2 ही अंक के था, आसान से कर लिए, लेकिन जब इस तरह का पावर है तो कैसे यूज करा, जस्ट बताता हूँ। देखिए 7⁻103 और डिवाइडेड बाई 23 से ऐसे डिवाइड करेंगे, अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ही पूछा ना, इसका रिमाइंडर कितना होगा इसके बारे में पूछा, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए कोशिश करते हैं, ये जो पावर है
क्योंकि 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं है, क्योंकि एक आएगा 7 × 7 × 7 कितना टाइम 103 टाइम्स होगा, 103 टाइम। लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं, एक क्या आएगा 7 ही आएगा रिमाइंडर। तो कोई जब डिवाइड करेंगे तो 7 ही रिमाइंडर आएगा, तो मतलब सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट करके यूज करते हैं, 7 × 7 इस तरह से यूज कर सकते हैं, तो यही करने वाले हैं। तो ऐसा कीजिए ना, 7 × 103/23 है, तो ऐसा करते हैं 7 × 102 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। 7 × 103 को 7 × 102 × 7 लिख सकते हैं, अब 23 है नहीं। कहिएगा सर ऐसा क्यों किया, आगे पता चलेगा। इसे लिख सकते हैं 7 × 51, अब 2 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 102 को ऐसे लिख सकते हैं, 102 को 51 × 2 है नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 23 × 7 तो रहेगा ही, 7 कहीं जाने वाला नहीं, इस तरह से। फिर क्या कीजिए, ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 × 51 भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है a⁴m⁴n ऐसे भी होता है, a⁴m⁴n am × n होता ही नहीं होता है, इसी तरह के यूज करेंगे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 49। कहेंगे सर 49 क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि 7 को 23 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना 7 ही आएगा। लेकिन अपने पास तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला है इसके बाद, तो हम क्या करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 7 स्क्वायर करेंगे, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। 49/23, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 23 2 कितना 46, और 46 को जब डिवाइड कितना रिमाइंडर 3 आएगा। तो सिंप्लीफाई तो हो रहा है ना कम से कम, तो इस तरह से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 49 आएगा, 49 पावर कितना आ जाएगा 51, अब 23 × 7 बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। तो फिर सिमिलरली इसी तरीके से आगे बढ़िएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो कहेगा सर 49 इंटू डॉट कितना 49, ये कितना टाइम है 51 टाइम होगा, × 7 और 23 होगा कि नहीं होगा बताइए। 49 पावर 51 है, तो इसको 49 × 49 × लिख सकते हैं ना। और कितने टाइम्स ये है 51 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो 3 × 3 कितना टाइम होगा, इसका भी रिमाइंडर 3 × 7, ये तो अलग हो गया ना। यहाँ पर 23 एक क्या आ जाएगा 3 × 3 कितने टाइम्स आएगा 51 टाइम, इसे लिख सकते हैं 3 पावर 51 × 7/23। सिंप्लीफाई करना ना, अल्टीमेटली पावर को रिड्यूस करते चल जाओ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, अपने पास 3 पावर 51 × 7/23। तो इसी तरीके से यूज करें 3 पावर 51/23 इंटू कितना था 7 तो रहेगा ही। अब इसको क्या करना, इसे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे देखिए। 23 है ना, 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 3 आएगा, क्योंकि 3 को 51 टाइम लिखेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यही करेंगे। तो पहले क्या करते, इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। 3 × 3 कितना हो जाएगा बताइए 9 करेंगे फिर भी नहीं आएगा। 9 × 3 कितना आ जाएगा, तो 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब पावर कितना 70, क्योंकि 51 को लिख सकते हैं ना 3 × 70 है नहीं, 73 या 51 होता है। तो 3 पावर 3 पावर कितना 17 हो जाएगा। अब आई 7, अब आई कितना 23, तो इस तरह से हो जाएगा कितना आ जाएगा 27, और 27 कितना 17 × 7/23 है नहीं। तो फिर ए आ गया, तो इसमें से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 27 को डिवाइड करेंगे, और 27 को डिवाइड कर 23 से कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4 आएगा ना। तो सिमिलरली जस्ट बताया ना, इस टाइप से यूज करना, ठीक है। एक बार जब सीख लीजिएगा ना तो बहुत ही आसान लगेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए कि कितना आसान से हो रहा है। तो 23 कर लिया है नहीं, तो 23 करेंगे तो 4 पावर कितना आ जाएगा 17 × 7/23 होगा कि नहीं हो बताइए, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका जब कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 4 पावर कितना 17 × 3। अब इसको क्या करना, 4 है, अब क्या कीजिएगा बताइए, फोर पावर 3 लिख सकते हैं बताइए, 4 पावर 3 लिख सकते हैं। अब 4 पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 हो गया ना, तो 4 16 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 4 पावर 17 है, ठीक है। 4 पावर 17 × 7/23 यही है। इसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 4 पावर 2 लिखिए तो 16 आएगा, 16 लिखिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 16 ही आएगा।
जैसे 4 पावर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 16 आएगा तो अपने को ए यहाँ पर होने वाला नहीं कुछ है, तो 16 को एक बार और करते हैं, 64 करते हैं, और 64 को जब यूज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा बताइए, 64 46 यूज कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा 10 से नीचे वाले रिमाइंडर लेने हैं, 10 से नीचे वाले रिमाइंडर लेने हैं, तो क्या कीजिएगा 256 कीजिए, 256 यूज कीजिएगा तो 23 से यूज कीजिए तो 23 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 53 और 26, हाँ ए आ सकता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, 4 पावर 4, रुकिए यहाँ पर गए, 4 पावर 16 लिख सकते हैं, आई इंटू 4 इंटू 7, अब आई 23 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना, तो यही कर सकते हैं, 4 पावर 4 ए लिख सकते हैं, आई इंटू 4 इंटू 7/23, तो ए कर लीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा, 4 पावर 4 कितना 256, अब आई 23 आई इंटू 4 इंटू 7, अब पावर कितना 4 हो जाएगा, अब इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 256/4 इंटू 4 इंटू 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तभी जस्ट किए ना 23 से, और 256 तो एक बार में यूज किए तो 23, 2 एक बार में यूज किए 23, 3 आ जाएगा, 3 पावर 4 इंटू 7/23, अब 3 पावर 4 कितना 81, तो 81 इंटू 4 इंटू 7/23, तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 81 को किसे, इसका 81 को जब यूज कीजिएगा तो कितना 3 तो 69 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, तो 12 इंटू 28/3, इसका कितना हो जाएगा 5, 12 इंटू 5/23 60/23, तो इसको 60 को 23 से डिवाइड कीजिए तो 46 हो जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना हो जाएगा 40, रिमाइंडर 14 है। एक क्वेश्चन एक बार जब सीख लीजिएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, किस तरह यूज करना, बस पावर को रिड्यूस करते चल गए और सोल्व करते चले आए, है नहीं, तो इस तरह से भी आप यूज करके आंसर को ला सकते हैं। तो सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आप कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, 1 से 2 मिनट काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि सिंपली क्या है डिवीजन ही है ना, डिवीजन तो आसान ही है करना, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आप कर सकते हैं। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 14 आ गया, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ ना कि जब इसको डिवाइड करें तो जनरली क्या होता है कि किसी से डिवीजन रिमाइंडर निकालते तो 1 लाते हैं और -1 लाते हैं, निगेटिव रिमाइंडर नहीं बताओ, जब बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर जब आएगा चैप्टर तो वहाँ पर मैं बताऊँगा माइनस निगेटिव रिमाइंडर का मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पर नहीं लिया, बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने इसका यूज किया, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे किस तरह से सोल्व करना है, बस पावर को रिड्यूस करते जाना है और किसी भी प्रोडक्ट में आगे रहे और किसी नंबर से डिवाइड करना रहे और उसका रिमाइंडर निकाल रहे तो इंडिविजुअली भी रिमाइंडर निकाल के फिर प्रोडक्ट करते, और जब तक कि सिंप्लीफिकेशन सिंपल रूप में नहीं आ जाता है तब तक हम सिंप्लीफाई करते रहते हैं, उसके बाद रिमाइंडर निकाल लेते हैं। सिमिलरली वैसे ही मेथड का यूज किया और इसका रिमाइंडर कितना 14 आया। तो क्वेश्चन आसान था, बहुत ही ईजी था, अगर सही से सीखे होंगे तो, यानी तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ, 18 नंबर क्वेश्चन है। एटीन नंबर क्वेश्चन किससे है, मैक्सिमम मिनिमा से, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा अगर पढ़े हुए चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा याद होगा तो उसको किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ और उसका डोमेन दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक है। इफ़ द रेंज ऑफ एफ अल्फा कोमा बीटा है, दैट मीन्स हमें क्या एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना है, तो अल्टीमेटली हमें अपने को एफ ऑफ एक्स का रेंज ही निकालना है, रेंज निकालेंगे तभी 4 इंटू अल्फा, ये तो बात की बात है, इसमें तो आसानी है। लेकिन पहला हम लोग का जो काम है, एम क्या है, रेंज निकालना, तो रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है देखते हैं। रेंज और डोमेन दिया हुआ है अपने पास, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा ही है अल्टीमेटली, रेंज में इसी में आता है ना ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्रिटिकल पॉइंट पता है क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रहे जहाँ पर,
और एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या रहना चाहिए, प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वहाँ पर आ जाए एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंट है नहीं, तो वहाँ क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट यही है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकल, एक प्राइम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट x है, t इंटू टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 dt है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 से x कर देते हैं, टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 20t और इंटू डी टी होगा ना जी। उसके आगे प्रोसीड कीजिए, तो कितना आ जाएगा, टी इसको टी पावर 4/4 हो जाएगा, 9t³ 3 आ जाएगा, फिर प्लस 20t² 2 हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x है, तो क्या कर देगा, x पावर 4/4 हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा 10x² और 0 रखिएगा इसके बाद, तो 0 ही आएगा। तो अपने पास आ गया फंक्शन x पावर 4/4 माइनस 3x³ और प्लस 10x² आ गया। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन अपने पास ये आ गया। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकल गया, तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स आसानी से निकल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है, प्राइम ऑफ एक्स निकालना, डैश में डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये तो आएगा ना एक्स, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। t⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने को पता है, x⁻n dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻n+1 n+1 ही होता है, यही होता है ना, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1 है, ये ऑलरेडी पता है आप लोग को। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकल गया, तो एफ ऑफ एक्स का ही इसी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना कब, विद इन द इंटरवल। इंटरवल क्या दिया है, डोमेन 1 से 5 है, 1 से 5 है, एक्स का वैल्यू किसका है 1 से 5 है, किसके बीच ही निकालना अपने पास। तो ए प्राइम ऑफ पहले निकाल लेते हैं, 4x³ 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा ना, 20x आ जाएगा। तो ये तो पता है ना इसमें कैसे निकालता है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ माइनस 9x² प्लस 20x आई प्राइम ऑफ एक्स। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, तो इसमें से जब यूज कीजिएगा तो ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो पुट कीजिए। अब पुट करने पर एक्स का वैल्यू आएगा, तो सोल्व करते हैं, x³ माइनस 9x² प्लस 20x इक्वल टू 0, एक्स को x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो x इंटू इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो x² और माइनस 5x माइनस 4x अब प्लस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर कीजिए फर्दर, और तो इसमें क्या आ जाएगा, x माइनस 5, x कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन कीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा x माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अपने पास x बराबर 0 4 5 आ जाएगा। 0 तो नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है 1 से 5 ही कंसिडर करना है। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल ना। तो अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 4 और 5, तो ये दो वैल्यू है। और यहाँ पर डोमेन का पार्ट, डोमेन का कौन सा वैल्यू है, इंड पॉइंट ऑफ डोमेन क्या है, देखिए इंड पॉइंट ऑफ डोमेन कितना है 4 और 5 है, 1 और 5 है ना, 1 और 5 है, इंड पॉइंट ऑफ डोमेन है। तो अपने को क्या करना, 1 4 5 x इक्वल टू 1 4 5 पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना। क्या निकालना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, और उसी में से देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है उसको कंसिडर कर लेना, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या निकाल के आया था बताइए, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो निकाले थे क्या आया था बताइए, x⁴/4 माइनस 3x³ और प्लस 10x² आया था ना, यही आया था। और अपने को क्या करना, किस वैल्यू पर निकालना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 1 4 5 ना, यही था ना, क्योंकि इन पॉइंट ऑफ डोमेन भी कंसीडर करना है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, और क्रिटिकल पॉइंट तो कंसीडर करना ही है। इन पॉइंट ऑफ द डोमेन क्या था, 1 और 5 था, इसी में 1 4 5 है। 0 क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि 0 इस डोमेन में नहीं आता, ठीक है। तो अपने पास एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 3 और प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 29/4 ना, 29/4। फिर इसी तरीके से एफ ऑफ 4 यूज कीजिए, तो एफ ऑफ 4 यूज किया तो 4 पावर 4 अब 4 माइनस 3 इंटू
4Q प्लस 10 इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फिर आगे प्रोसीड कीजिए तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, क्योंकि एक तो 4Q का पावर 4Q कितना आ जाएगा 64 माइनस 4Q कितना है 64 है 192 अब प्लस 160 यही हो जाएगा। तो 160 कितना आ जाएगा 4 2, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 192, तो 32 इसके लिए आ गया। f(4) का वैल्यू हो गया है, f(4) का वैल्यू। अब f(5) का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना 29, इसको 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको डिवाइड ही कर देते 29, तो कितना आ जाएगा बताइए। 4 7 28 और 1, तो 10 2 8 5 आई थिंक 7.25 आएगा, 7.25 ठीक है ना 7.25 आएगा। फिर f(5) का वैल्यू निकाले तो 5 पावर 4/4 हो जाएगा, और 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 प्लस 10 इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, और 5 पावर 4 कितना आ जाएगा 125, 625/4 हो जाएगा, और 625 माइनस 3, तो कितना 125 और 375 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 250। तो इसके यूज कर सकते हैं। तो 4 कर जो LCM लीजिए तो 625 माइनस 0 और 1500 प्लस 1000 ना, और इसको यूज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, और 1625 माइनस 1500, एक कैलकुलेशन है ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कीजिएगा तो 125/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 31 पॉइंट, कितना आ रहा है 31 पॉइंट 25, हाँ 31.25। तो इसमें से देख लीजिए f(5) का वैल्यू ये आ गया और f(1) का वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू f(x) का x = 4 होगा, 4 पर ए 32 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू 7.25 दैट मीन्स 29/4। तो हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ, या बोल सकते हैं यहाँ पर पहले लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) = कितना हो जाएगा 32, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि 31.25 है ना, तो नहीं होगा 32 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ f(x) कितना हो जाएगा बताइए 29/4 हो जाएगा। तो अपने पास रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f(x) क्या हो जाएगा बताइए 29/4 और 32 इसी के बीच हो, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अपने पास दिया क्या था क्वेश्चन में, इफ़ द रेंज ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा है ना, तो अल्फ़ा कोमा बीटा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 29/4 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, यही हो गया। तो अपने पास निकालना क्या था 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यही करते 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यूज करते, तो अल्फ़ा वैल्यू कितना था 29/4 और 32 था, तो यही करते 29/4 प्लस 32, तो ये यूज कर दीजिए 29 प्लस 128/4, तो यूज कर लीजिए इक्वल कर दीजिए ना 4 इंटू 157/4, ये दोनों ऐड कीजिए तो 154 कैंसिल 157 आ जाएगा। दैट मीन्स अपने पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 157 आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि किस पॉइंट पर अपने को वैल्यू निकालना है फंक्शन का, तो पॉइंट निकालने, तो पॉइंट कौन कौन से होते हैं क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं प्राइम ऑफ x = 0 कर देते हैं, और वहाँ पर इसका वैल्यू आप साथ साथ में इंड पॉइंट का भी वैल्यू निकालते हैं, और उसमें से चेक करते हैं कि इंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट को जो पॉइंट आएगा विद इन द डोमेन, उस पॉइंट पर कौन कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, इसी पॉइंट पर सिर्फ चेक करना है। तो अपने पास जो पॉइंट आया था x = 1 4 5 आया था, तो इसमें से क्या किया यूज कर लिया, और जो पॉइंट आया था इसे यूज करके देखे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 32 और मिनिमम वैल्यू 29/4 आया, जिसे अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकल गया जो पूछा था 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अपने पास वैल्यू आ गया 157। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस क्रिटिकल पॉइंट और किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है उसको याद रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए वेक्टर से देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ए वेक्टर से क्वेश्चन है। ए वेक्टर है, दैट मीन्स ए कैप एक्चुअली है, तो यहाँ पर ए वेक्टर मैंने यूज किया। बी है यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसा? परपेंडिकुलर टू द, कैसा? परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर्स i प्लस j प्लस k। सर कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ के छोड़ दिए। अभी बता दो। इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद द वेक्टर i प्लस अल्फा j प्लस k देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। दैट मीन्स अपने को निकालना अल्फा का वैल्यू, कुछ ना कुछ है अल्फा। तो पहले फर्स्ट यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो बोला है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या हो सकता है। ए वेक्टर बी है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k। मतलब एक वेक्टर है ए कैप भी यूज कर सकता है, आपकी मर्जी। यूनिट वेक्टर है, कैसा यूनिट वेक्टर है? परपेंडिकुलर किस पर है? बी वेक्टर और सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया सर? मेरा बोलने का मतलब है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बी वेक्टर और सी दो वेक्टर है, ए दोनों वेक्टर पर एक अनदर वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, वो क्या है? यूनिट वेक्टर बी और सी पर परपेंडिकुलर है। जिस प्रकार से आई और जे के क्या है, जे और के पर आई वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली बोल रहा है ए एक यूनिट वेक्टर है जो बी और सी पर परपेंडिकुलर है। क्या कर सकते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट याद हो? बताइए। एक सी वेक्टर लिखता हूँ, एक वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? सी जो वेक्टर है ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है या नहीं? यही बोलेंगे ना। ए क्रॉस बी क्या है? उल्टा लिखते हैं ऐसे। ए क्रॉस बी क्या है? सी जो वेक्टर है क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपने पास क्या होता है, ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। देखिए अगर याद हो तो ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए क्रॉस बी में क्या आता है? इस तरह से परपेंडिकुलर एक सी वेक्टर आता है कि नहीं आता है? इस तरह से आता है कि नहीं आता है? तो सी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत आइडिया होगा यूनिट वेक्टर किस तरह से यूज करते हैं। दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो तो अपने को क्या करते हैं, सी वेक्टर अगर यूज करना रहे तो यहाँ पर ए वेक्टर लिखा हुआ बी और सी है, यहाँ पर ए वेक्टर को लिख सकते हैं अगर याद हो तो प्लस माइनस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। याद हो तो इस तरह से यूज करते थे ना। तो यही वेक्टर यूज करेंगे यूनिट वेक्टर की तरह, जो क्या होगा? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी ना, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मेन फंडामेंटल, पहला फंडामेंटल ये याद होनी चाहिए। अगर याद है तो क्वेश्चन में आसानी होगी सोल्व करने में। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को कुछ मानना पड़ेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k और यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना। ए वेक्टर पर कुछ समथिंग मानना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर मानेगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है नहीं? तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सब ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडामेंटल याद है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। बताइए है या नहीं? आई थिंक हमें लगता है कि समझ गए होंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो पहला काम क्या करना है, जो बी वेक्टर है और सी वेक्टर है उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, उसका क्या करते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी निकालने के बाद बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसे। जब डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाए, ए वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन ए वेक्टर दो वेक्टर बनेंगे, अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो आगे वाले सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या होने वाला है, प्लस होगा कि माइनस होगा वो बाद में पता चलेगा। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं ना, ए वेक्टर तो निकाल ही सकते प्लस माइनस दोनों में। तो पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी निकाल लेते। तो बी क्रॉस सी निकालिए। अगर आपको पता होगा तो ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k रहे और बी वेक्टर बराबर b1i b2j प्लस b3k रहे, तो a क्रॉस b क्या होता है फार्मूला पता होगा। डिटर्मिनेंट i j k रहता है, a1 रहता है, a2 रहता है, a3 b1 b2 b3 रहता है, ये पता है ऑलरेडी, इसके बारे में आइडिया होगा। ए क्रॉस बी रहे तो इस तरह से ए क्रॉस बी निकालते, तो सिमिलरली बी क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं। तो बी क्रॉस सी में पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, हाँ या नहीं बताइए। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी वेक्टर वाले आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट जो है पहले उसको लिखेंगे। आई बी वेक्टर में
आई वेक्टर कोफिशिएंट कितना है 1, जे वेक्टर का कोफिशिएंट कितना -2, के वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है 3 है। सिमिलरली अब उसके बाद क्या लिखें, सी वाले के लिखते हैं, तो सी वाले के लिए 2 आई वेक्टर कोफिशिएंट 2, जे वेक्टर कोफिशिएंट 3, तो 2 3 -1, तो 2 3 -1। अब इसको क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, तो आई वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2 -9 आ जाएगा, फिर माइनस जे कीजिएगा तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर के वेक्टर लिखिएगा, तो के वेक्टर लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 3 + 4 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -7i, और यहाँ पर आ जाएगा 7j + 7k, आपके पास यही आएगा। तो यहाँ पर 7 कॉमन कर सकते हैं, तो -i + j अब +k कर सकते हैं, तो b क्रॉस c निकल गया अपने पास, b क्रॉस c वेक्टर निकल गया, ठीक है। तो b क्रॉस c वेक्टर आपके पास ये आ गया। तो अपने को क्या निकालना, अभी जस्ट बताए थे ए वेक्टर का ए वेक्टर निकालना, तो यहाँ पर आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर b क्रॉस c। अब आई b क्रॉस c, अब प्लस माइनस भूलना नहीं, वो प्लस माइनस नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो बन जाएगा, तो वही करनी है। तो b क्रॉस c जो है उसे यूज कर लेते हैं, यही है ना, तो उस +- 7 -7 है, सॉरी +-7 और -i है ना, अब +j अब +k ना, +k यही है ना जी, 3 + 1, हाँ जी। तो b क्रॉस c है, तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आ जाएगा बताइए, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो ऐसा आ जाएगा, 7 तो बाहर ही रहेगा, इसे कर सकते हैं 1² + 1² + 1² या -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि -1 है तो ये कर सकते हैं। तो 7 × कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7√3 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर फास्ट हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बहुत ज़्यादा फास्ट है तो स्लो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास -i + j + k बाई √3 ये वेक्टर आ गया। तो ये वेक्टर आपके पास ये बना +- -i + j + k डिवाइडेड बाई √3। तो अपने पास ये निकल के आ गया। अब करना क्या है आपको, अपने पास a आ गया। तो इतना सब में काम करने के बाद अपने पास आया +- -i + j + k डिवाइडेड बाई √3 ए वेक्टर आ गया अपने पास, है नहीं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर्स i + j + k। दैट मीन्स जो ए वेक्टर है वो एक अनदर वेक्टर i + j + k के साथ कितना एंगल बनाता है, जो एंगल थीटा अगर मान लीजिए cos इनवर्स -1/3 बनाता है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर अनदर वेक्टर ए है, इसके साथ कितना एंगल बनाता है cos। अपने को पता है ए वेक्टर मालूम रहे, बी वेक्टर मालूम रहे, और दोनों के बीच का एंगल मालूम करना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है a.b डिवाइडेड बाई a.b, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है ना। तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे ही निकालते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही करें, ए वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा क्या लिखेंगे बताइए। तो प्लस माइनस तो यहाँ रहेगा जी, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका कर दीजिए, यूज कर दीजिए। तो इसको यूज कीजिएगा तो कैसे आएगा बताइए, -i, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैं a.b कीजिएगा ना, तो इसको यूज कीजिए। तो प्लस माइनस कीजिएगा तो प्लस माइनस तो बाहर ही रह जाएगा, तो इसको -i इंटू, सॉरी अभी बता देता हूँ, ए वेक्टर का लिखना रहे तो a1i a2j + a3k, बी वेक्टर का क्या लिखता है b1i + b2j + b3k, हमें सारा चीज़ बताना पड़ेगा। a.b अगर यूज करें तो कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग आई वेक्टर का क्या करते हैं a1 b1 + a2 b2 + a3 b3, ये पता है ऑलरेडी है ना। तीसरी तरीके यूज करेंगे तो आई वेक्टर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं, तो आई वेक्टर करस्पॉन्डिंग आई वेक्टर का कोफिशिएंट क्या -1 है, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा i इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर के वेक्टर का तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, है नहीं, और प्लस साइन इस तरह से डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये √3 है ना, तो √3 तो बाहर ही रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो √3 होगा। इस वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू क्या कीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √1² + 1² + 1² कितना √3। ये तो सिंपल ही है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1² + 1² + 1² √3, तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब क्या करना, प्लस माइनस कीजिए और यहाँ पर -1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई √3 × √3, यही होगा जी। प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, √3 × √3 प्लस। लेकिन अपने पास क्या दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस इनवर्स 1/3, तो इसको लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स ±1/3। हम जो निकाले ये आ रहा है, लेकिन दिया क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स -1/3। दैट मीन्स हमको यहाँ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, बताइए, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अगर प्लस लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स +1/3। जो अपने पास दिया क्या है, कॉस इनवर्स -1/3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पर जो कॉस इनवर्स +-1/3 है, किसका वैल्यू लेंगे बताइए, किसका वैल्यू लेंगे, किसका वैल्यू लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ऑफ कोर्स हम माइनस लेंगे। तो अपने पास क्या बोल सकते हैं, ए प्लस माइनस है, तो इसकी जगह पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर का वैल्यू होगा -i, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स -1/3 होना चाहिए ना। यहाँ जो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स -1/3 होना चाहिए। ए और इस वेक्टर के बीच का एंगल कॉस इनवर्स -1/3, लेकिन अपने पास दोनों वैल्यू है ना, प्लस माइनस, लेकिन कंसीडर किसको करना, माइनस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, लेकिन माइनस कब आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर माइनस लेंगे तब ना, यहाँ पर माइनस लेंगे तब ना। इसका मतलब माइनस लेंगे, यहाँ कंसीडर करेंगे तभी तो पॉसिबल है इसके बीच का एंगल माइनस कॉस इनवर्स -1/3 लेने का। तो आ रहा है समझ में, तो कौन सा हो जाएगा, तो माइनस है i + j + k और डिवाइडेड बाई कितना हो जाए √3। तो यहाँ यूज कर सकते हैं i - j - k बाई √3। तो ए वेक्टर अपने पास निकल के आ गया। अगर यहाँ सब ए थीटा = कॉस इनवर्स -1/3 है, एक ऐसा एंगल है, ऑब्टूस एंगल है कि नहीं। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ज़रूरत नहीं है करने की, अगर एग्जाम में रहता तो इतना यूज करने का, ऑब्टूस एंगल होता है। ऑब्टूस एंगल कैसे निकालते हैं, अगर कॉस थीटा <0 हो जाए, कॉस थीटा > 0 हो जाए, कॉस थीटा > 0, कॉस थीटा <0 होता है तो ऑब्टूस एंगल होता है। कॉस थीटा > 0 होता है क्या होता है बताइए, एक्यूट एंगल होता है। कॉस थीटा = 0 होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो दो वेक्टर है नहीं, तो इसमें से कॉस थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें कॉस थीटा <0 आ रहा है, तो इसको चेक, सिर्फ साइन ही चेक कर ले तो हो जाएगा। तो इसमें से कहेगा सर साइन कैसे चेक करेंगे, <0 है तो 2 है ना, यहाँ चेक कर लीजिए, प्लस माइनस है, -i + j + k, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर था i + j + k, यही था, एक वेक्टर ये था, इतने था, दोनों का सिर्फ साइन चेक करना है। तो इसमें से 2 वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है, प्लस के साथ है, तो -i + j + k हो जाएगा, एक हो जाएगा -i + j + k। तो 2 वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं, इस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं। √3 तो पॉजिटिव है, तो सिर्फ इसी को कंसिडर करते हैं। जब इसके साथ देखिएगा, जब इसके साथ देखिएगा, इसके ये दोनों के साथ देखिएगा, तो -1 + 1 और +1, तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आ जाएगा पॉजिटिव, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पॉजिटिव। हम क्या बोले थे, अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अगर एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। तो इसमें ऑब्टूस एंगल के लिए कॉस थीटा <0 होगा, तो सिर्फ ए माइनस वाला हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे, और यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते थे ए वेक्टर = -i + j + k बाई √3। जरूरत नहीं थी इतने सारे सिंप्लीफिकेशन करने की, इतने सारे कैलकुलेशन करने की। तो लेकिन मैं फिर इसे एक्सटेंड किया हूँ, ठीक है। तो ए वेक्टर वाला लिख सकते हैं i - j - k बाई √3। तो ए वेक्टर अपने पास निकल के चला है, ठीक है। तो ए वेक्टर आ गया i - j - k बाई √3। तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ए वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर आया i - j - k बाई √3 है। तो अपने पास नेक्स्ट पूछा क्या है, दिया इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद द वेक्टर्स i वेक्टर + अल्फा j + k वेक्टर, देन अल्फा का वैल्यू निकालना ना, तो वही करना। तो ए जो वेक्टर आया अपने पास, तो ए वेक्टर आया, वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है किसके साथ, π/3, किसके साथ, i वेक्टर + अल्फा j + k वेक्टर के साथ कितना एंगल बना, π/3। तो ये यूज करना, तो यूज कर लेते हैं। तो cos π/3 कितना आ जाएगा, cos π/3 = ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट i - j - k बाई √3, और डॉट कितना आ जाएगा, i वेक्टर + अल्फा j + k वेक्टर, और डिवाइडेड बाई कितना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर + 1 + 1 हो जाएगा ना। तो ये यूज कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसका डॉट कीजिएगा तो 1/√, तो निकाल ही सकते हैं, कॉन्स्टेंट है तो इसको कर सकते हैं।
अब इसका यूज कीजिएगा तो 1 माइनस अल्फा, अब माइनस 1 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और कितना कॉस पाई बाई 2, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। तो इसका यूज कर लीजिए, तो वही करने वाले। तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3 माइनस अल्फा बाई कितना ए हो जाएगा। तो अब क्या करना है यहाँ पर, इसको सोल्व करनी है तो इसको इधर भेज दीजिए। ये स्क्वायर रूट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, है नहीं, √3 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देनी है, ए क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये क्या है -2 अल्फा है, तो -2 अल्फा वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो यहाँ बोल सकते हैं -2 अल्फा वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अल्फा वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -2 अल्फा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू के साइन चेंज हो जाएगा। तो अल्फा वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते दोनों। तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा ना, ठीक है ना जी। हाँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर आ गया, है नहीं, 4 अल्फा स्क्वायर आ गया। तो आगे क्या कीजिएगा, तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर वाला कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगा, ±√6 आ जाएगा ना, ±√6 आ जाएगा। तो अपने को कौन सा वैल्यू लेना है, लेस देन 0 वाला। तो अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगा -√6 आ जाएगा, -√6 आ जाएगा। तो अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगा -√6 आ जाएगा, है नहीं, सही है ना। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है इसमें।